टॉपिक जो है वो मेन है सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स किया था हम लोगों ने, सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स ये है सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या किया था तो हमें पता है भाई कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो मैंने बताया था पहले, अगर किसी का कुछ छूटा हो तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ बस, अगर माइंड से निकल गया हो तो। एनी सर्कुलर मोशन विद रेडियस आर, कोई एक सेंटर होगा और एक रेडियस आर है, कोई भी सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो भैया इसका वेलोसिटी को ज़रूर इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए अपना डायरेक्शन चेंज करते रहना पड़ेगा, डायरेक्शन ज़रूर चेंज करते रहना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन चेंज कराने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये वेलोसिटी है तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन, यही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी तो हमेशा सर्कुलर पाथ का टेंजेंशियल होता है, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जिसका वैल्यू होता है v² अपॉन r। जब जितना स्पीड है स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन चाहिए ही, इसलिए सेंटर की तरफ एक फोर्स भी चाहिए m इंटू सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि mv² अपॉन r। ये फोर्स तो चाहिए, इतना अमाउंट का फोर्स चाहिए, तभी v स्पीड से मूव करता हुआ पार्टिकल और m मास का पार्टिकल जो v स्पीड से चल रहा है वो अपना r रेडियस वाला सर्कुलर पाथ तभी फॉलो करेगा जब सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग जाए, mv² बाई r, या सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन हो जाए तो v² बाई r। ये तो मस्ट है और यही डायरेक्शन चेंज करके सर्कुलर पाथ को मेंटेन करता है। ये हमारा रिक्वायर्ड होता ही होता है, रिक्वायर्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है, इसके बिना तो सर्कुलर पाथ मेंटेन ही नहीं होगा। बाकी जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे हम लोग वो तो चलो अलग मैटर है, वो सब कुछ याद नहीं दिला सकते इतने कम टाइम में। फिलहाल अभी ये टॉपिक नहीं है कि हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ें, डायनेमिक्स में ये यूज़ होना है, इसलिए मैंने इसको रिकॉल करा दिया कि कोई भी सर्कुलर पाथ तब ही फॉलो होता है जब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन यानी फोर्स mv² बाई r होता है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो एग्जाम्पल ये है कि अगर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है भाई, तो क्यों रिवॉल्व कर रहा है, कौन यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, सेंटर की तरफ कौन फोर्स दे रहा है, तो वो दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, g इसका मास gmm अपॉन r²। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बिटवीन टू मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मून को वेलोसिटी चेंज करने के लिए कंपेल कर रहा है। और ये मून सर्कुलर पाथ में मेंटेन्ड है, और ये कल भी था, आज भी है, और कल पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही अभी तक मून पे लग करके और मून का मोशन सर्कुलर पाथ में मेंटेन कर रखा है। अगर आप स्ट्रिंग से कनेक्ट करके घुमाते रहें इसको तो ये घूमेगा, तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन का फोर्स लगाएगा, वो इसको सर्कुलर मोशन कराएगा। जो टेंशन का फोर्स है इस पार्टिकल m पे, वो टेंशन का फोर्स ही अब इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। जब भी v स्पीड से सर्कुलर मोशन होना है तो v² बाई r सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए। इट मीन्स सेंटर की तरफ फोर्स कितना चाहिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर, दैट इज mv² बाई r। इतना फोर्स चाहिए ही, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो प्रोवाइड कर रहा हो, टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो, या फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो। अब कोई बाइक से या साइकिल से मान लो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा हो, ध्यान देना सारे लोग, सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा हो, कोई बाइक पे हो या साइकिल पे हो, तो उसको बेंड करना पड़ता है, बेंड करके और तब ही साइकिल चलाना होगा, तभी ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। वो पढ़ना है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कितने एंगल पे बेंड करेगा, वर्टिकल से बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ना है।
साथ में हम लोग देखते हैं कि ठीक है भाई, रोड पे जा रहे हैं और अब टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। तो जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो उस समय सर्कुलर मोशन का पार्ट बनते हैं। अब तक तो स्ट्रेट लाइन था, अब ये सर्कुलर मोशन का पार्ट बना है यहाँ पे। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए ये आर मान लो रेडियस है, इस सर्कल का पार्ट बनाइए। तो इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए mv²/r सेंटीमीटर फोर्स यहाँ भी चाहिए। तो वो टर्न हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न ले रहे हैं वो भी पढ़ना है, और कई बार बैंकिंग किया जाता है वो भी पढ़ना है। उसमें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंटीमीटर फोर्स देने के लिए, क्या होगा मैक्सिमम सेफ स्पीड, कितने स्पीड से गए और मधुबन चौक पे टर्न ले लिया या अयोध्या चौक पे टर्न ले लिया, तो कितने मैक्सिमम स्पीड से हम लोग टर्निंग ले सकते हैं, ये सब हम लोगों को आज पढ़ना होगा, एक्सप्रेशन इसका निकालना होगा। सो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स को डील करने के लिए ये तो आपके माइंड में सेट होना ही चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये स्ट्रिंग का टेंशन, अगर मान लो स्ट्रिंग को कट कर दें तो जहाँ पे जैसे था वैसे ही प्रोजेक्ट हो जाएगा। मीन्स मून पे अगर हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना छोड़ दे तो मून का क्या होगा भाई, तो ये मून है मान लो, और यहाँ अर्थ अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो ये डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है और इसको मेंटेन किया हुआ है सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पे आए और मून अपना अट्रैक्शन करना छोड़ दे, अर्थ मून को अट्रैक्ट करना छोड़ दे, तो उस कंडीशन में मून ऐसे प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये वेलोसिटी कोई डायरेक्शन चेंज करने वाला ही नहीं रहा, जब ये फोर्स लगेगा तभी तो डायरेक्शन चेंज करेगा भाई। अब सेंटर की तरफ फोर्स लगाना अगर इसने छोड़ दिया अर्थ ने, तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करके आगे बढ़ जाएगा। आगे इसका क्या होगा वो अलग मैटर है, लेकिन अभी के लिए ये इसका सर्कुलर पाथ छोड़ देगा क्योंकि इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया। उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है mv²/r। अगर m मास v स्पीड से टर्न ले रहा हो तो इसका वैल्यू का कैलकुलेट कर लो। अगर ये 10 न्यूटन आया तो ये 10 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स जरूर लगना चाहिए, तभी ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएगा। सो ये ज़रूर समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, चाहे वो प्रोवाइड करने वाला टेंशन फोर्स हो या फ्रिक्शन फोर्स हो या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है वो 12th में हम लोग पढ़ते हैं। तो इधर कितना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv²/r, क्योंकि सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन होता है ये v²/r, और ये मस्ट है किसके लिए भाई, टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ। तो अभी इसी से हम लोगों को काम चलना है, इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया। अब वापस आ जाते हैं, तो ये टॉपिक में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न, फिर आएंगे बैंकिंग पे, फिर ऑप्टिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, ये सब अलग अलग निकालेंगे। आगे बढ़े भाई, ये तो इंट्रोडक्टरी बात हो गई आज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लिखो भाई, टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल टर्न, कोई हॉरिजॉन्टल टर्न अगर लेना हो तो क्या करेंगे। तो देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल टर्न अगर लेना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे, अब टर्न लेकर के इधर चले जाना है, तो इतने दूर में तो भाई तुम्हें सर्कुलर मोशन का पार्ट बनना पड़ेगा। अब तक तो तुम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे आराम से बाइक चलाते हुए, और फिर यहाँ से टर्न लिए और ऐसे चलने लग गए, ठीक है भाई ऐसे चलो। लेकिन यहाँ पे तो भैया आपको सर्कुलर मोशन का पार्ट बनना पड़ेगा, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है अगर, तो इधर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कोई ना कोई तो प्रोवाइड करने वाला चाहिए। तो देखो भाई, इस सर्कुलर पाथ पे अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ पे कोई भी व्हीकल है, चाहे साइकिल है, चाहे कार हो, चाहे जीप हो, जो भी हो, अगर ये टर्न ले रहा है इस तरह से, वेलोसिटी था और ये v स्पीड से वेलोसिटी था और ये टर्निंग ले रहा था, तो इसको सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अगर इस पर हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं भाई कि इस पर लगने वाला फोर्स है हमारा mg वेट। ये रोड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब समझे, ये अगर मान लो एक लेवल एक तरफ का है, दूसरे तरफ का ये रोड ऐसे जा रहा हो, लेफ़्ट टर्न लिए चाहे राइट टर्न लिए, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं रहेगा, दोनों लेवल सेम। तो हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में रहते हुए टर्न ले ले तो इसको हॉरिजॉन्टल टर्न बोलते हैं।
मीन्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, स्लोप ना हो कि पानी इधर से इधर चला जाए, वैसा स्लोप ना हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे। हॉरिजॉन्टल में ही टर्न ले रहा है ये, तो हॉरिजॉन्टल टर्न ले रहा है तो कोई बात नहीं भाई, तुम हॉरिजॉन्टल सर्कल का पार्ट बनोगे। हॉरिजॉन्टल में जा रहे हो और टर्न लेकर के इधर निकल गए फिर, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, उसका पार्ट तुम बने और ऐसे मोशन करता हुआ आगे बढ़ गए। तो ये जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ ले रहे हो, तो यहाँ पे भाई सेंटर की तरफ तुम्हें चाहिए एक फोर्स। तो वो फोर्स कौन देगा? तो भैया फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। फोर्स एनालिसिस किए तो देखा क्या कि एक वेट फोर्स है, दूसरा क्या है भाई, तो नॉर्मल फोर्स है। एक वेट फोर्स है, नॉर्मल। मान लो बाइक जा रहा है या कार जा रहा है एक टर्न पे, आप कार में बैठे हुए टर्न ले रहा है, ठीक है भाई। जब कार टर्न ले रहा है तो हॉरिजॉन्टल रोड पे ही टर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो वेट, कार का जो वेट फोर्स लगेगा, कार पे जो अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेट फोर्स लगाया है, वो तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ये थोड़ी इस हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरफ, जैसे आप जाते हो, कोई मान लो फील्ड है और जा रहे हो, तो तुम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो सर्कल है उसी का तो पार्ट बन रहे हो या सर्कुलेट कर रहे हो, इसी पे सर्कुलेट कर रहे हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए करो चाहे पूरे टाइम के लिए कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल सर्कल है, उसके सेंटर की तरफ तुम्हें फोर्स चाहिए, लेकिन वेट फोर्स, कार का जो वेट फोर्स है वो थोड़ा ही देगा इधर, और ना ही नॉर्मल जो रोड ने लगाया, ये है बाई रोड। नॉर्मल किसने लगाया? बाई रोड। किस पे भाई? तो ऑन कार। ये क्या है भाई? तो ये है फोर्स बाई अर्थ। किस पे लगा भाई? तो ऑन कार। तो हमें ऑन कार ही देखने, कार सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हो तो फोर्स ऑन कार देखने। तो यही तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक हमारा वेट लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है जो फ्लोर लगाया, रोड लगाया। और इसका मतलब यह है कि वेट तो बिल्कुल दे नहीं सकता, तो फ्लोर ने ये लगाया और प्लस एक और लगाएगा, वो है फ्रिक्शन। मीन्स फ्लोर यानी रोड ने कौन सा फोर्स लगाया? तो रोड ने जो फोर्स लगाया वो ये फोर्स लगाया, इस तरह का फोर्स लगाएगा, जिसका एक कंपोनेंट नॉर्मल है जो वेट को बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट फ्रिक्शन है जो तुम्हें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। इसलिए ये इस तरह से इसमें फोर्स लगा। तो समझ में आ रहा होगा भाई, ये है रिएक्शन फोर्स बोले या कॉन्टैक्ट फोर्स बोले रोड का। कॉन्टैक्ट फोर्स का ये एक कंपोनेंट जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और दूसरा ये नॉर्मल है जो वेट के अगेंस्ट है। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं डायनामिक्स का इक्वेशन। अगर मैं लिखूं अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं तो दिस विल बी मास ऑफ कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि तुम जानते हो भाई नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, नेट फोर्स अगर मान लो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस पे। तो अभी अपना इंटरेस्ट का क्या है भाई? तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है। कोई भी सर्कुलर मोशन है, अभी भी स्पीड है, तो ये इस तरफ इसका एक्सेलरेशन है। मैं लिख रहा हूँ इस पे इक्वेशन। तो अगर अपवर्ड लिखूंगा तो अपवर्ड के लिए लिखेंगे नेट फोर्स मास इनटू अपवर्ड एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लिखेंगे तो सेंटर की तरफ लिखेंगे, तो उस समय उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अभी अपवर्ड के लिए लिखते हैं, तो अपवर्ड में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, तो जीरो है अपवर्ड एक्सेलरेशन। अपवर्ड में फोर्स क्या लगा? N1 लगा, और क्या लगा? माइनस mg लगा। फ्रिक्शन तो भाई अपवर्ड कुछ नहीं लगता है, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में नॉर्मल। तो इस तरह से मिल गया नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स नॉर्मल कितना है भाई? तो mg है। तो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस से तुम समझते हो कि वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक लग रहा है, दो ही फोर्स है वर्टिकल में, तो जरूर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए हुए हैं, तभी तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसका एक्सेलरेशन है, तो अब मैं लिखूंगा नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर ओनली फ्रिक्शन है, और मास इनटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर v²/r है। इसका मतलब यही हुआ कि फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें मिल रहा है, mv²/r जो हमें v स्पीड से अगर ये टर्न ले रहा है, और तो mv²/r चाहिए सेंटर की तरफ फोर्स, वो कौन दे रहा है भाई? तो फ्रिक्शन ही तो दे रहा है, और तो कोई है ही नहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इतना दे रहा है, और इसी के चलते यही इसको सर्कुलर पाथ फॉलो करा रहा है। दिस फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक, कोई स्किडिंग करता हुआ नहीं सर्कुलर टर्न ले रहा है, आराम से टर्न ले रहा है। तो दिस स्टैटिक फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही है तुम्हें, तो ये तो ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। हम लोग एक बार वर्टिकल में लिख लिए इक्वेशन बस दिखाने के लिए कि N1 इज इक्वल टू mg। मेन तो ये है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स mv²/r है। लेकिन तुम्हें पता है भाई कि फ्रिक्शन का तो एक लिमिट होता है। फ्रिक्शन जो है ये बिना स्किडिंग किए हुए जाना है, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो तुम्हें दे रहा है उसका तो वैल्यू भाई μs इंटू n से कम होता है या इक्वल होता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको बोलते हो भाई, क्या बोलते हो इसको? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से समझना जरा एक बात, अब मेन बात आ गया। देखो, अगर तुम स्पीड, ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे, ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे स्पीड लिखूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड मिले लिखूँ और यहाँ पे फ्रिक्शन लिखें। मान लो स्पीड हमने रखा 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से टर्न ले रहे हैं। हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जब mv²/r 20 के कॉरस्पॉन्डिंग रख करके और तब कैलकुलेट किए, तो मान लो हमें चाहिए 6 न्यूटन। ध्यान देना सारे लोग, अगर हमें 20 के स्पीड पे टर्न लेना है तो mv²/r निकाला तो आया 6 न्यूटन। फ्रिक्शन तुम्हें मैक्सिमम जो दे सकता है, मैक्सिमम दे सकता है 10 न्यूटन तक। तो बताओ ये फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? ये फ्रिक्शन कितना दे रहा है? तो ये दे रहा है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन चाहिए था इस स्पीड पे, 6 न्यूटन मिल रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 10 है। 10 तक का रिक्वायरमेंट ये फ्रिक्शन पूरा कर सकता है बिना स्लिपिंग कराए। और अगर मान लो तुमने स्पीड बढ़ा दिया 30 किलोमीटर पर आवर से, मान लो तुमने टर्न लिया, अब तुम्हें मान लो 9 न्यूटन चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू वो 10 न्यूटन है। अब स्पीड तुमने बढ़ा दिया, 9 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि mv²/r अब 9 न्यूटन, v बढ़ा दिया, v का इंक्रीमेंट हो गया, अब 9 न्यूटन चाहिए सेंटर की तरफ, तब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएगा क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर दिया तुमने। अब हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, अब ज़्यादा फोर्स चाहिए 9 न्यूटन। क्या मिल पाएगा? Yes, sir. मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 10 तक ये दे सकता है, तो ये 9 न्यूटन देगा। अब तुम अपना स्पीड कम कर लिए, अब 10 किलोमीटर पर आवर से टर्न ले रहे हो, तो तुम्हें चाहिए 4 न्यूटन, इससे भी कम चाहिए क्योंकि 20 से कम कर लिए, 4 न्यूटन चाहिए, मिल जाएगा। कितना फ्रिक्शन का वैल्यू होगा? अब कोई बोल दे उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो उस समय फ्रिक्शन 4 न्यूटन ही लग रहा है, दैट इज mv²/r ही मिल रहा है। यही तुम्हें फ्रिक्शन का वैल्यू इतना ही है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सबको पता ही है। अब मैंने क्या किया, 30 से मान लो 35 किलोमीटर पर आवर कर दिया। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट अब हो गया 9.9 न्यूटन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 9.9 न्यूटन भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा भाई, तो 9.9 न्यूटन मिल जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू इतना हो जाएगा, यही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और 36 किलोमीटर पर आवर किया तो अब 10 न्यूटन चाहिए, तो 10 न्यूटन यहाँ मिलेगा तो, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आ जाएगा फ्रिक्शन, जस्ट अब बाउंड्री कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग बोल सकते हैं या ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग बोल सकते हैं। अब स्किडिंग होने वाला है और तुमने स्पीड का वैल्यू अब 37 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ये जैसे ही किया, तुम्हें रिक्वायरमेंट है 10.2 न्यूटन की, क्या मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? तो ये कम मिलेगा। कम कितना? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, वो होगा μk इंटू n। हो सकता है ये 9.5 न्यूटन हो जाए क्योंकि μk का वैल्यू μs से थोड़ा कम होता है, तो इतना ही अब फ्रिक्शन लगेगा। और ये लगा 10 न्यूटन चाहिए था, मिल नहीं पाया, तो क्या होगा? स्लिपिंग। तो स्लिपिंग हुआ तो ये सेफ टर्न नहीं हुआ। तो तुम्हें अगर सेफ टर्निंग रखने हैं, अगर तुम्हें सेफली टर्न ले लेने हैं, तो अपना रिक्वायरमेंट जो है ना वो कम रखो, जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे कम रखो। उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट बनाओगे स्लिपिंग हो जाएगा। अब तुम्हें मंथ में मिलता है मान लो 1000 रुपीज़ की, चलो भाई चॉकलेट आइसक्रीम खाते रहो, एवरी मंथ मिलता है 1000 रुपीज़, तो भाई अपना रिक्वायरमेंट ही 1000 से कम रखो ना, सुखी रहोगे, किसी से लेना नहीं पड़ेगा। जब तुम रिक्वायरमेंट बना दिए 1200 और है 1000, तो 200 का तो आप कर्ज में आ गए, डेप्ट में आ गए भाई। तो रिक्वायरमेंट, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हें मिल नहीं सकता, तो भाई जितना मिल सकता है सेंटर की तरफ
मैक्सिमम फोर्स उतना ही रिक्वायरमेंट रखे। अब जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तुम्हें तो इतना चाहिए, mv²/r चाहिए। v स्पीड से टर्न लोगे तो mv²/r चाहिए, तो वो प्रोवाइड होना चाहिए। तो भाई फ्रिक्शन जब दे पाएगा तब तो प्रोवाइड होगा। तो इसलिए अब यहाँ इसके बाद वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, लिखेंगे क्या अगर आएगा तो हॉरिजॉन्टल टर्न में मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगा। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो तुम्हें ये दे रहा है, तो अगर सेफ टर्निंग चाहिए तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। कंडीशन अब समझ में आएगा क्योंकि उधर समझा दिया है। सो फॉर सेफ टर्निंग, अगर सेफ टर्निंग करने हैं विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं चाहिए, सेफ टर्निंग करने हैं, तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो mv²/r, v स्पीड पे अगर टर्न ले रहे हो mv²/r, ये जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 12 है तो 12 से कम रहना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अब सबको समझ में आ गया होगा कि mv²/r रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन मैक्सिमम जो प्रोवाइड हो सके। तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू μs इंटू नॉर्मल का वैल्यू कितना है, तो नॉर्मल का वैल्यू भैया mg है। यहाँ से देखोगे m कैंसिल होगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि v² शुड बी लेस देन μs इंटू r इंटू g। और इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, v शुड बी लेस देन इक्वल टू √2 μs r इंटू g। इसलिए मैक्सिमम सेफ लिमिट जो होगा, मैक्सिमम सेफ लिमिट वो कितना हो गया भाई, तो √μs इंटू r इंटू g। इससे ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे, यही तुम्हारा आ गया क्या भाई, तो ये आ गया तुम्हारा समझो 36 किलोमीटर पर आवर। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो 36 किलोमीटर पर आवर पे रिक्वायरमेंट उतना ही था जो लिमिटिंग फ्रिक्शन दे पा रहा था, ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग आ गया था। तो ये जो 36 है ना, यही मैक्सिमम सेफ लिमिट है। तो यही हम लोगों ने निकाला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा भाई ये था 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उससे कम रहे रिक्वायरमेंट, या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही हो सके, उससे कम रहे या उतना रहे। तो सेफ लिमिट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये कंडीशन है सेफ टर्निंग के लिए, और इसी कंडीशन को आगे बढ़ाया तो हमें मैक्सिमम सेफ लिमिट मिल गया। अब इसको तुम चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। टेकिंग ए हॉरिजॉन्टल टर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर से रिकैप कर देता हूं मैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल टर्न लेना है तो भैया हॉरिजॉन्टल सर्कल का पार्ट बनना पड़ेगा, थोड़े ही टाइम के लिए बने या ज़्यादा टाइम के लिए बने। तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स चाहिए, उसके बिना तो तुम्हारा वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ होगा नहीं। इसलिए ये तो ज़रूरी है, ये तो मस्ट है फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही हमारा जब दे रहा है तो हम लोग कितना फोर्स चाहिए v स्पीड के लिए, तो mv²/r चाहिए। ये mv²/r जो सेंटर की तरफ चाहिए देगा कौन भाई, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन का तो एक लिमिट है, अनलिमिटेड थोड़ी तुम्हें देता रहेगा कि कितना स्पीड कर लो, टर्न ले लो, तुम्हें मिलता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। फ्रिक्शन जो स्टैटिक, सेफ लिमिट मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। तो सेफ में अगर टर्निंग लेना हो तो अपना रिक्वायरमेंट लेस देन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन रखना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल टू रखा, हम लोगों ने अप्लाई किया, और इससे हमें मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू μs rg से कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम सेफ लिमिट यहाँ तक है। इससे ज़्यादा किया स्लिपिंग हुआ, इससे कम रखोगे तो सेफ रहोगे। बोलो क्लियर है। और इसका किसी, मान लो रोड है, रोड का म्यू होगा, रोड और टायर का, टायर जो है तुम्हारा और रोड है यही तो कांटेक्ट में है, तो इसका म्यू है, मान लो μs का वैल्यू है 0.5, और रेडियस मान लो तुमने ले लिया है रेडियस 50 मीटर का, मान लो 50 मीटर का रेडियस है, g का वैल्यू 10 है। मधुबन चौक पे, किसी चौक पे टायर और रोड का तो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो 0.5 है। तो इसके लिए मैं मैक्सिमम सेफ लिमिट निकालना चाहता हूँ कि 50 मीटर के रेडियस पे टर्न लिया जा रहा है, तो कितना होगा भाई मैक्सिमम सेफ स्पीड। ये तो न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। तो भैया मैक्सिमम सेफ स्पीड हो जाएगा √, μs का वैल्यू रखोगे 0.5, रेडियस का वैल्यू रखा हमने 50, g का वैल्यू रखा 10, और इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 5 और 5 25, कितना हो जाएगा 250। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा √250, ऑलमोस्ट
16 के आसपास, 256 होता है 16, तो अराउंड 16 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब तो SI में रखे हो, तो अराउंड 16 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा शायद किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, इसको तुम चाहो तो किलोमीटर में लिखोगे -3 किलोमीटर, और सेकेंड है तो 1/60 आवर, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 18/5 या 5/18, 18/5 उतना। तो इससे मिल जाएगा तुम्हें जो मिलना चाहिए, वही होगा मैक्सिमम सेम लिमिट। 16 × 18/5 कितना हो जाएगा, अराउंड मान लो 56 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया मैक्सिमम सेफ लिमिट। कैलकुलेशन आप देख लेना, वो तो बस टाइम सेव कर रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली मान लो 56 किलोमीटर पर आवर, तो यही है मैक्सिमम सेफ लिमिट। किसी न्यूमेरिकल में दे दिया जाए μs, r और g, तो भैया इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो 56 आ रहा है। 56 से ज़्यादा करोगे तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जैसा वैल्यू रहेगा, अगर मान लो 0.2 है तो और कम हो जाएगा स्पीड, 0.3 है तो और कम हो जाएगा सेफ लिमिट। तो सेफ लिमिट तो μs × rg होता है, ये है μs × rg होता है, यही सेफ लिमिट है। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा भाई, अगर ये कैलकुलेट किया हम लोगों ने 56 किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं भाई 80 किलोमीटर पर आवर से भी टर्न लें और सेफ रह जाएं, तो अगर तुम ज़्यादा सेफ लिमिट चाहते हो तो रेडियस को बढ़ाओ, बड़ा रेडियस पे टर्न लेंगे। मतलब CP गए हो गए कैनॉट प्लेस, तो वहाँ 50 मीटर के बदले में यहाँ पे 2 किलोमीटर का मान लो रेडियस हो, 2000 मीटर का, 50 के बदले में 2000 मीटर का रेडियस। तो कैनॉट प्लेस वाले सर्कल में देखते होगे कि इतना हाई स्पीड, मतलब तुम चाहो तो 100 की स्पीड पे भी टर्न ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेफ रहोगे। 100 की स्पीड पे भी टर्न ले, इतना शार्प टर्न नहीं है। जितना ज़्यादा शार्प टर्न है, शार्प टर्न मतलब क्या, रेडियस बहुत कम। अब कॉलोनी में जा रहे हो, कॉलोनी में तो तुरंत टर्न लेना होता है, तो उसमें तो आपको 30 पे भी स्किडिंग होने का चांस बनता है, 40 पे भी स्किडिंग होने का चांस बनता है। तो इसलिए रेडियस बढ़ाओगे तो और ज़्यादा एरिया हमें कैप्चर करना पड़ेगा रोड के नाम पे, तो और ज़्यादा ज़मीन लगेगी, क्योंकि भाई टाउन्स में तो ऐसे भी बहुत लैंड की कमी है। तो इसलिए ये सेफ लिमिट जनरली कम होता है। तो हॉरिजॉन्टल रोड बनाओगे, टर्निंग कराओगे, तो सेफ लिमिट जनरली कम होता है। μs × rg इज द वैल्यू ऑफ सेफ लिमिट, मैक्सिमम सेफ स्पीड। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई। सर कौन सी डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी? कौन सी डायरेक्शन में स्लिपिंग होगी, देखो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है इतना कि तुम दे दो 12 न्यूटन, हमें दे दो भाई 12 न्यूटन चाहिए, मिल रहा है 10 ही, मिल रहा है 9.5 ही, तो क्या होगा, जितना चाहिए उतना तो हो नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कराने के लिए, ध्यान देना, सर्कुलर पाथ फॉलो कराने के लिए 12 न्यूटन चाहिए था, मिला नहीं, तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ पूरा ये बेंड नहीं कर पाएगा, इसको सर्कल में नहीं डाल पाएगा, क्योंकि सर्कल में डालने के लिए चाहिए, इस पाथ को मेंटेन करने के लिए चाहिए 12 न्यूटन, लेकिन आप दे रहे हैं 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन से ये पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये कहीं इधर चला जाएगा, मीन्स सर्कुलर जो पाथ है उससे आउटवर्ड चला जाएगा। तुमने देखा होगा टीवी पे, ESPN पे या किसी चैनल पे आता है, जब बाइक का रेस हो रहा होता है या कार का रेस हो रहा होता है, तो कोई ज़्यादा स्पीड पे टर्न ले लेता है, तो क्या होता है, ये इस पाथ को फॉलो नहीं करता, ऐसे हो जाता है, जो बाउंड्री लगा होता है उसके बाउंड्री पे स्ट्राइक करता है, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाता, तो ये स्किड करेगा तो आउटवर्ड स्ट्रिक करेगा, सेंटर से अवे जाना चाहेगा, क्योंकि जितना चाहिए था 12 न्यूटन चाहिए था 12 न्यूटन, मिला ही नहीं, इसको स्किडिंग हो गया। लिमिटिंग था 10 न्यूटन और स्किडिंग हो गया तो और 9.5 न्यूटन हो गया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन और कम हो गया, स्किडिंग होने लगा, तब 9.5 है, मिल रहा है और चाहिए तुम्हें 12, तो इसका मतलब कि जितना फोर्स चाहिए था इसको मेंटेन करने के लिए, इतना डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो नहीं कर पाया, तो कम ही डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये ऐसे पाथ को फॉलो करेगा, मीन्स आउटवर्ड सर्कल पे नहीं चल पाएगा और सर्कल से अवे चला जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। हॉरिजॉन्टल टर्न लिया हम लोगों ने, उधर एग्जांपल से दिखाया तुम्हें कि जैसा स्पीड रखोगे उस हिसाब से रिक्वायरमेंट। अब 0 का स्पीड रखोगे तो 0 रिक्वायरमेंट है, तो स्टैटिक भी 0, जाके टर्न पे ही रुके हुए हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो इस तरह से जैसा जैसा स्पीड बढ़ाओगे उस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लेकिन
फ्रिक्शन जो स्टैटिक है वो तुम्हें मैक्सिमम 10 ही दे सकता है। तो 10 से कम है अगर रिक्वायरमेंट, सेफ रहेगा। 10 से ज़्यादा कर दिया रिक्वायरमेंट, स्लिपिंग हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? Yes. चलो क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो समझो कि बैंकिंग ऑफ रोड का प्लेटफॉर्म बना। बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं हम लोग इसी सेफ लिमिट को बढ़ाने के लिए। अब मान लो तुम हाईवे पे जा रहे हो और 120 का या 110 का स्पीड है और ऐसा टर्न है जो कि मैक्सिमम सेफ लिमिट 55 है, तब तो तुम्हें पहले ब्रेक लगा के कम करने पड़ेंगे स्पीड, तब टर्न लेने पड़ेंगे, नहीं तो स्किडिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो ये तो इनकन्वीनियंस हो गया ड्राइविंग में। कई बार ऐसा होता है कि टाउन में, चलो हाईवे है तो बहुत सारा ज़मीन फालतू भी रहता है, तो चलो बड़ा बड़ा रेडियस बना करके काम चला लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि टाउन में गए हैं, जैसे फ्लाईओवर बने हुए हैं दिल्ली में इतने सारे, अब आप फ्लाईओवर पे जाते हो तो थोड़ा सा स्पेस है, उसी में घुमा करके और वापस आ जाना है। जैसे एनएसपी में गए, मान लो नेताजी सुभाष प्लेस पे, ऐसे गए और ऐसे घुमा के फिर रिंग रोड पकड़ लिए, तो इतने ही कम स्पेस में घुमा देना है इसको, और उसके बाद ये इधर रिंग रोड पकड़ लिए, पंजाबी बाग जा रहे हैं। इधर से आए कोहाट एनक्लेव से और ऐसे टर्न लिया ऐसे। अब इतने ही में ये आर रेडियस का सर्कुलर मोशन करा देने हैं और स्पीड भी 80 से कम ना हो, मतलब 80 पे भी सेफ रहे कम से कम, ऐसा चाहिए हमें। ये नहीं कि हमें 20 पे चलना पड़ जाए, वैसा नहीं चाहिए। अगर इसको बैंकिंग ना करूं तो हो सकता है 30 पे चलना पड़ जाए, 40 पे चलना पड़ जाए, लेकिन हमें चाहिए कि नहीं 80 पे भी 90 पे भी आराम से चल सके और कोई स्किडिंग ना हो और ऐसे निकल जाए। उसके लिए बैंकिंग करते हैं। इसलिए जनरली फ्लाईओवर पे जहाँ ऐसे घुमाता है ना, वो बैंकिंग किया होता है। बैंकिंग का मतलब क्या है? अगर तुम चाहते हो कि सेफ लिमिट को 55 से या 36 से बढ़ा करके 86 कर दे, 96 कर दे या 120 कर दे, 120 पे भी आए और ऐसे चला जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको बैंकिंग करना पड़ेगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल अगर ये है तो हॉरिजॉन्टल से देखो, अगर ये लेफ़्ट टर्न ले रहा है, रोड अगर लेफ़्ट टर्न ले रहा हो तो इसका जो ग्राउंड से हाइट है और इसका जो ग्राउंड से हाइट है, फ्लाईओवर बना हुआ है मान, इसका जो ग्राउंड से हाइट है वो और इसका जो ग्राउंड है हाइट वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मीन्स हॉरिजॉन्टल अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये ऐसे रहे। सर्टेन एंगल पे बैंकिंग किया हुआ। बैंक मतलब वो बैंक नहीं जहाँ से पैसा डालते हैं पैसा निकालते हैं, वो वाला बैंक नहीं। ये है आउटर लेवल जो है, अगर ऐसे टर्न ले रहे हैं तो आउटर लेवल को रेज कर दिया, अब इस पे व्हीकल होगा, व्हीकल अब इस पे चलेगा, ऐसे टर्निंग किया हुआ है। मतलब ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल टर्न था, मेरा हाथ देखना, ये वाला राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल में हैं। और हॉरिजॉन्टल टर्न जो अभी बात किया था हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल टर्न का मतलब ये ऐसे ही है और इसी लेवल पे रहते हुए ये टर्न ले ले राइट वर्ड या फिर ऐसे टर्न ले ले लेफ्ट वर्ड। लेकिन बैंक्ड होने का मतलब है कि अगर हमें लेफ्ट टर्न लेना है ऐसे, तो ये वाला लोअर पे रहे और ये हायर पे चला जाए, ऐसे रोड हो जाए ऐसे। अगर सर्कस में देखा होगा तो एक स्फेयर होता है, स्फेयर में बाइक चलाते हैं लोग, घुमाते हैं, तो वैसे ही इंक्लाइन प्लेन समझो बन गया। ये ऐसे है जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल में, स्ट्रेट जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और ऐसे जब फ्लाईओवर पे टर्न लिया तो ये वाला आउटर लेवल थोड़ा उठ जाए। जब बारिश होगी ना तो आउटर से इनर की तरफ अपने आप पानी जाएगा, क्योंकि स्लोप बना हुआ है, इंक्लाइन प्लेन समझो बना हुआ है ऐसे। तो इसमें क्या है, हाई स्पीड पे भी जाओगे तो स्किडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कितना मैक्सिमम सेफ लिमिट हो जाएगा वो पढ़ना है अब। तो बैंकिंग का मीनिंग समझ गए कि पहले जब हॉरिजॉन्टल रोड होता तो हॉरिजॉन्टल रोड रहता ये, तो ये इस पे होता, व्हीकल हमारा इस पे रहता और इसी पे टर्न ले रहा होता, और अभी ये ऐसे है बैंक्ड कर दिए। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल। इस पे बारिश अगर होगी तो ये कंफ्यूज हो जाएगा वाटर ड्रॉप कि इधर जाए कि इधर जाए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, कंफ्यूज हो जाएगा इधर जाए कि इधर जाए। लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बारिश होगी ऐसे और ये इधर निकल जाएगा। तो इस तरह का बैंक्ड कर दिए। बैंकिंग का मीनिंग समझ में आया कि बैंकिंग करना मतलब आउटर लेवल ऑफ द रोड। अगर लेफ्ट वाला टर्न ले रहे हैं तो राइट वाला पोर्शन को ऊपर उठाओ, राइट वाला टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट वाले पोर्शन को, जो आउटर वाला पार्ट है, उसको ऊपर उठा देना।
तो ये बैंकिंग करने का क्या फ़ायदा है वो हम लोग देखेंगे अभी। चलो तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये तो अभी हॉरिजॉन्टल टर्न की बात थी। अब जरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टॉपिक लिखो, बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखो भाई, बैंकिंग ऑफ रोड का क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। डायग्राम पहले बना रहा हूँ मैं। इस तरह से टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट ओवर टर्न ले रहे हैं, तो ये ऐसे हमने बैंक्ड कर दिया, थीटा एंगल पे बैंकिंग किया। ये थीटा एंगल हो सकता है 10 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसा ही होता है। अब इस पे क्या फ़ायदा क्या हुआ भाई? तो फ़ायदा ये हुआ कि जो भी व्हीकल इस पे टर्न लेगा, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, जो टर्न लेगा अब उस पे देखो कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, समझो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया इस तरह से। तो ये बैंक्ड रोड पे ये ऐसे, अगर बड़ा डायग्राम बनाए तो ये ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन बड़ा डायग्राम इतना आप मत बनाओ, नहीं तो मुझे दिखाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ इसको छोटा, समझो कार ही है लेकिन छोटा सा कार देखें हम लोग, ये है। अब इस पे लगने वाला फोर्स को जरा देखो, इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है वो जरा एनालाइज करें। तो एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में जो कि है वेट फोर्स, एक फोर्स डाउनवर्ड में है जो कि है वेट फोर्स, ध्यान देना सारे लोग। दूसरा है एक नॉर्मल फोर्स जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर लगेगा, मान लो ये एन रखते हैं, ये एन नॉर्मल फोर्स। चलो ठीक है भाई, ये दो फोर्स लग गए। अब देखो क्या होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जिसके अलोंग ये वेट फोर्स लग रहा है, ध्यान देना सारे लोग, वेट फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये कौन सा सर्कल फॉलो कर रहा है? जो हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो सर्कल फॉलो कर रहा है, ये जिस सर्कल पे ये चलेगा वो सर्कल ये है। भाई तुम जा रहे हो ऐसे, बैंक्ड रोड है, ऐसे जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो व्हीकल जा रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कल की तो फॉलो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ही तो फॉलो कर रहा है। ये इस सर्कल में ये है सेंटर, और इसी के अबाउट ये सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन में है तो इसमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ हाई फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। तो ये वाला फोर्स समझो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ वाला ये है। तो अब जरा ध्यान देना, ये वाला तो भाई हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारा जो सर्कुलेट कर रहा है, भले बैंक्ड है लेकिन सर्कल तो हॉरिजॉन्टल ही है ना हमारा। जिस सर्कल पे ये सर्कुलेट करेगा या थोड़े से टाइम के लिए सर्कुलेट करेगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो अब ध्यान देना, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हुए, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट हुए। एक कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल में टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोलेंगे, ये अगर थीटा है तो ये भी ध्यान रखना कि ये वाला भी थीटा है। इधर वाला कंपोनेंट है, जो इधर वाला कंपोनेंट है वो है n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो है n sin थीटा, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। n को हमने रिजॉल्व कर दिया और n cos थीटा और n sin थीटा। तो इस बैंक्ड रोड पे, बैंक्ड टर्न पे व्हीकल होने का मतलब है कि ये जो इस पे नॉर्मल लगेगा उसका एक कंपोनेंट n sin थीटा वो फ्री में तुम्हें सेंटर की तरफ मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल टर्न में क्या होता था भाई? तो हॉरिजॉन्टल टर्न में सिर्फ फ्रिक्शन ही होता था जो सेंटर की तरफ मिल रहा होता था। जो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता था वो था फ्रिक्शन। बाकी तो भाई ये ऐसे लगता था नॉर्मल और ये लगता था वेट, अगर मैं बात करूं ये हॉरिजॉन्टल टर्न की। लेकिन बैंक्ड में होने का क्या हो गया? तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये इंक्लाइन प्लेन पे आ गया। अब ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे आ गया। इंक्लाइन प्लेन पे आने का फ़ायदा क्या मिला भाई? ध्यान से देखना, इसको समझना जरूरी है। इंक्लाइन प्लेन पे आने का फ़ायदा क्या मिला? तो भाई अब n ऐसे ना हो करके ऐसे हो गया, n नॉर्मल अब ऐसे हो गया। तो इसी नॉर्मल का ये जो थीटा एंगल है, ये जो तुम्हारा थीटा एंगल है ना, वो यहाँ थीटा होगा। ये अलग से मैं बता दूंगा कि कैसे थीटा हुआ। फिलहाल ये है कि जितने एंगल से बैंकिंग किया हुआ है उतने ही एंगल ये वर्टिकल से नॉर्मल बनाएगा। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर हो गया ये n cos थीटा,
और ये जो इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया n sin थीटा। तो भैया जब हॉरिजॉन्टल सर्कल था तो ओनली फ्रिक्शन ही देता था, अभी क्या है, फ्रिक्शन के साथ साथ हमें एक n sin थीटा फ्री में मिला। ये n sin थीटा फ्री में सेंटर की तरफ मिला हुआ है। तो सोचो पहले जो खाली फ्रिक्शन देता था, खाली फ्रिक्शन ही इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रिपिटल देता था, मान लो खाली फ्रिक्शन जो देता था वो मैक्सिमम दे सकता था 10 न्यूटन। ध्यान देना सारे लोग, तो इसका मतलब mv²/r जो है तुम्हारा 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले फ्रिक्शन ही है जो दे सकता था इधर। अभी क्या हो गया, बैंग्ड करने से फ्रिक्शन के अलावा एक n sin थीटा भी फ्री में मिल गया। मतलब एक n sin थीटा आप फ्री का काउंट कर लो कि आपको सेंटर की तरफ मिलेगा, क्योंकि आप बैंक्ड रोड पे हो, एक फ्री में नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर मिल गया फ्री में। तो अब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसका जो इफेक्ट होगा वो तो रहेगा ही, एक n sin थीटा भी फ्री में मिल गया, तो ओवरऑल फोर्स सेंटर की तरफ ज़्यादा अवेलेबल हो गया। मान लो सेंटर की तरफ तुम्हें मिला, कुछ फ्रिक्शन मिला और कुछ मिला n sin थीटा। मान लो n sin थीटा मिला 8 और फ्रिक्शन का इधर इफेक्टिव मान लो 9 न्यूटन है, तो अब तो तुम्हें 17 मिल रहा है ना टूवर्ड्स सेंटर। अब मैक्सिमम फोर्स तुम्हें 17 मिल रहा है, पहले मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन मिलता था। अब मान लो फ्रिक्शन का इधर टूवर्ड्स द सेंटर जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है वो 9 है और 8 हमारा n sin थीटा फ्री का मिला, तो भी हमें 17 मैक्सिमम मिल रहा है ना। तो 10 के करस्पॉन्डिंग अगर मान लो हमारा 55 किलोमीटर पर आवर था सेफ स्पीड, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ तो बढ़ जाएगा, मान लो 85 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो सेफ लिमिट तो बढ़ गए ना, तो सेफ लिमिट बढ़ाने के लिए ही तो बैंक्ड करते हैं। बैंक्ड करने से ये हमें फ्री का बोनस मिल जाता है। सेंटर की तरफ एक गिफ्टेड आइटम मिल गया कि n sin थीटा तो तुम्हें भाई फ्री में मिल गया, फ्रिक्शन जो मिलेगा वो तो अलग। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल सेंटर की तरफ अवेलेबल फोर्स ज़्यादा हो जाता है और इसलिए अपना सेफ लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। ये फ़ायदा मिलता है, कितना वैल्यू होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। बेनिफिट तो समझ में आया, बोलो भाई। ये क्लियर हुआ? यस सर। अक्षिता क्लियर हुआ? पीयूष क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये बात अभी पूरा मैथमेटिकल अभी नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन आपको एक बात ज़रूर क्लियर हुआ कि n sin थीटा हमें फ्री में मिल रहा है, वो बोनस में एक फ्री में मिल गया। बाकी जो फ्रिक्शन का मिलना है इफ़ेक्ट वो तो रहेगा ही। तो इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ। अब ज़रा इस पर हम लोग देखें कि मैक्सिमम सेफ लिमिट निकालना चाहते हैं। अब ध्यान देना, मैक्सिमम सेफ लिमिट कितना है बैंकिंग ऑफ रोड में हम लोग निकालना चाहते हैं कि अब न्यू मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या होगा। फॉर्मूला इसका डेराइव करने को भी आता है, सब्जेक्टिव आना हो तो डेराइव करने को आता है, अदरवाइज इसका जो फॉर्मूला आएगा उसको आप न्यूमेरिकल में यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखो, एक तो हमें n sin थीटा फ्री का मिल गया। अब दूसरी बात फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का देखो, फ्रिक्शन का इधर क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे अब व्हीकल है तो अलोंग द इंक्लाइन चाहे अप द इंक्लाइन चाहे डाउन द इंक्लाइन ही फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम दे सकता है तुम्हें सेंटर की तरफ, वो अगर अब निकालना चाहें तो पहले मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाऊं। तो देखो भाई, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम्हें दिखाते हैं पहले रेड कलर से। फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में लगेगा मैक्सिमम, ये तो अलोंग द इंक्लाइन ही लगेगा। सारे लोग देखो ध्यान से, ये तो अलोंग द इंक्लाइन ही लगेगा ना। अब यहाँ पे है तो भैया फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन सेंटर जो तुम्हारा है ये इस तरफ है हॉरिजॉन्टल में। तो इस फ्रिक्शन का मान लो हम लोग मैक्सिमम सेफ लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन ही देखेंगे, एफ मैक्स। जो एफ मैक्स मिल रहा है हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, ये अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल है तो ये भी तो थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। तो इधर हमारा फ्रिक्शन, तो इसका कंपोनेंट इधर जो मिलेगा वो मिलेगा एफ एस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू कॉस थीटा। मिलेगा कि नहीं? n का मिला n sin थीटा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है उसका मिलेगा कॉस थीटा। देखो, मैंने बोला कि ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना सर्कुलर, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है।
ये ग्रीन वाला भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। और फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, सारे लोग देख रहे हैं रेड वाला हमारा फ्रिक्शन है एफ एस मैक्स, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो एफ एस मैक्स है। अब ये फ्रिक्शन का इधर का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यहाँ जो देगा वो एफ एस मैक्स का कॉस थीटा, एफ एस मैक्स का कॉस थीटा, नॉर्मल का मिलता है एन साइन थीटा। सो मैक्सिमम फोर्स जो अवेलेबल है, मैक्सिमम फोर्स जो कि अवेलेबल हो सकता है टूवर्ड्स सेंटर, वो क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएगा एफ एस मैक्स कॉस थीटा, एफ एस मैक्स कॉस थीटा और प्लस एन साइन थीटा। ये मैक्सिमम फोर्स अवेलेबल हो गया टूवर्ड्स सेंटर। यही तुम्हारा मान लो, पहले वो जो 7 था, अब ये बढ़ करके 17 हो जाए या 19 हो जाए, जो भी हो जाए। अब ये जितना स्पीड के लिए सूटेबल होगा, इतना वो हमारा मैक्सिमम सेफ लिमिट बन जाएगा। फिर से देखो भाई, जो सर्कुलर पाथ था जिसके सेंटर की तरफ हमें चाहिए था एन साइन थीटा फ्री का और एफ एस मैक्स का कॉस थीटा, दोनों मिल करके ये हो गया मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स। इसलिए अब हम लोग निकाल सकते हैं सेफ लिमिट, कि अब सेफ लिमिट क्या होगा। तो देखो भाई, अब हम लोग निकाल सकते हैं एट सर्कुलेटिंग स्पीड v रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? तो ये होता है mv²/r। ये होता है भाई रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यही होता है mv²/r। ठीक है भाई। तो फॉर सेफ लिमिट क्या होना चाहिए? फॉर सेफ टर्न, सेफ टर्निंग के लिए क्या चाहिए भाई? तो यही mv²/r जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होना चाहिए? लेस देन द मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स। जो सेंटर की तरफ तुम्हें मैक्सिमम मिल सकता है उससे कम या इक्वल टू रहे, वही वाला कंडीशन। तो ये मैं बोल सकता हूं कि एफ एस मैक्स कॉस थीटा और प्लस एन साइन थीटा, इससे कम रहेगा तो सेफ रहेगा। तो अगर मैं इसको वी मैक्स लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको वी मैक्स लिख दूं तो भैया मैक्सिमम अब हम लोग सेफ लिमिट रख ही ले रहे हैं। मैक्सिमम जो स्पीड है वो अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो इसका मतलब ये वाला इक्वल टू हो जाएगा, इससे कम रहेगा तो सेफ। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर रख दें तो उस समय ये यूज़ कर रहा होगा एफ एस मैक्स कॉस थीटा और प्लस एन साइन थीटा। मतलब मैक्सिमम 17 है, तो ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड तुम्हारा 11 है, इससे 17 से कम है, सेफ है। रिक्वायर्ड तुम्हारा 12 है, 17 से कम है, सेफ है। तो भैया मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम वो कर सकते हो जब 17 ही रिक्वायरमेंट हो। तो इसलिए एम वी मैक्स अगर है तो वो है 17 को यूज़ कर रहा होगा जो मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज़्यादा करोगे तो ये 17 से ज़्यादा लग जाएगा, वो काम नहीं करेगा। 17 मतलब समझे ना, एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर ये 9 और ये 8 हो जाए तो 17 हो सकता है कि ये एक 10 हो और दूसरा भी 10 हो कंपोनेंट, तो ये 20 हो जाए। तो जो भी है ये मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो वो ये है। तो यही हमारा देगा सेफ लिमिट, मैक्सिमम सेफ लिमिट ये देगा। तो ये एक इक्वेशन मैं लिख के रखूँगा। ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है ये। तो इतना तक समझ गए तो बता दो भाई पहले। ये एक इक्वेशन हुआ, एक और इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? मैक्सिमम जो अब मिल सकता है हमें, एक नॉर्मल का फ्री वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा, क्योंकि सेंटर की तरफ हमें देखने हैं। नॉर्मल अब नॉर्मल ऐसे नहीं रहा, इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रहेगा। इंक्लाइन पे नॉर्मल मतलब हो गया, ये देखो ऐसे, अब इस पे ये नॉर्मल काम करेगा। तो अब सोच लो तुम, अगर मैं बोलूँ ये वर्टिकल लाइन है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये बोलोगे 90 माइनस थीटा, और ये है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। बोलो ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन हमारा
थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, और इस पे ये परपेंडिकुलर लगेगा, इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, तो ये तो भाई परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ, और टोटल 180 में से ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, इसलिए n का कंपोनेंट ऊपर वाला हो गया वर्टिकल n cos थीटा, और इधर वाला हो गया इधर वाला n sin थीटा। इसलिए इस n को जो रिजॉल्व किया गया, तो वो मैं रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। ये जो रिजॉल्व किया गया, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आ गया, वो था n cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में है, इधर वाला हो गया n sin थीटा, और जो तुम्हारा सर्कुलर पाथ है व्हीकल का, वो यही है, तो इसलिए ये सेंटर की तरफ फ्री में n sin थीटा मिल गया। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है भाई, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइन, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये भी तो थीटा एंगल हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है Fs मैक्स है, उसका इधर वाला सेंटर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, तो Fs मैक्स cos थीटा, ये वाला, तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया Fs मैक्स cos थीटा। बोलो भाई अब तो समझ में आ गया होगा, तो Fs मैक्स cos थीटा एंड sin थीटा दोनों मिल करके, क्लियर है? यस सर। चलो पीयूष, तब अब ये एक इक्वेशन हम लोग लिख के इसको रख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। एन चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन कॉमन ले लें तो म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कोई परेशानी नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको रख लिया हम लोगों ने। और दूसरा इक्वेशन अब लिखने हैं, तो दूसरा इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं भाई। ये पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, उसका इक्वेशन तो मिल गया हमें। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर था वी स्क्वायर बाई आर। तो एक तो इक्वेशन लिख दिया तुमने इधर। दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं कि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। वर्टिकली थोड़ी व्हीकल तो हॉरिजॉन्टल टर्न ले रहा है भाई ऐसे, वर्टिकली नो एक्सेलरेशन। तो यहाँ मैं लिखूंगा फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। वर्टिकली अगर इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा ना भाई, क्योंकि वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है वर्टिकली, तो अपवर्ड फोर्स है एन साइन थीटा। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है भाई, तो डाउनवर्ड फोर्स है ये एन साइन थीटा था, और ये डाउनवर्ड में ये mg है, mg ओनली है डाउनवर्ड में। और एक ये Fs मैक्स का इधर कंपोनेंट है, ध्यान देना भाई। हम लोगों ने Fs मैक्स को रिजॉल्व किया, Fs मैक्स को फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया, तो एक कंपोनेंट इधर आया Fs मैक्स cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, वो क्या होगा, तो वो होगा Fs मैक्स cos थीटा, इधर हो गया sin थीटा। बोलो भाई, यहाँ समझो इस डायग्राम में, इस Fx मैक्स का cos थीटा लिया, तो भैया Fs मैक्स का sin थीटा भी तो लेना होगा इधर, क्योंकि वर्टिकल में अब लिख रहे हैं तो वर्टिकल का सारे दिखाएंगे। अभी हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्ट था तो हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस को काउंट कर लिया, और वर्टिकल में लिखना चाहते हो तो इस Fs मैक्स का एक cos थीटा कंपोनेंट है, इधर sin थीटा कंपोनेंट है, तो मैं लिखूंगा जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है n cos थीटा, अपवर्ड फोर्स था n cos थीटा, n cos थीटा, डाउनवर्ड फोर्स है Fs मैक्स साइन थीटा प्लस mg प्लस Fx मैक्स साइन थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। बोलो वर्टिकली तो यही लिखेंगे, बोलता भी नहीं है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, दूसरे वे में ऐसे लिख देता हूँ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स है n cos थीटा माइनस mg माइनस Fx मैक्स साइन थीटा
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है अपवर्ड में 0, इसलिए ये वही मिल गया, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ एस मैक्स साइन थीटा। बात तो एक ही हो गया, चाहे f इज इक्वल टू ma लिखो और यहाँ 0 लाओ फिर 1 करो, तो ये बात वही तो मिल गई कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, n cos थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स साइन थीटा प्लस mg। बोलो ये भी ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो दूसरा मेथड है, बस f इक्वल टू ma लिखना है तो ये लिखो, इक्विलिब्रियम है तो यहाँ 0 लिखोगे ही, तो ये वाला इधर जा करके यही इक्वेशन मिलेगा। मतलब हमने f इज इक्वल टू ma में लिखा अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास इंटू अपवर्ड एक्सेलरेशन 0, तो यही तो मिला हमें, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो बात एक ही है, तो यहाँ पे मिल गया एक इक्वेशन ये। अब जरा देखो यहाँ पे भी हम लोग n का काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी ध्यान से देखना, हमें चाहिए भाई वैल्यू एफ एस वी मैक्स का वैल्यू चाहिए। इधर n निकाल लिया हम लोगों ने, बाकी सब ब्रैकेट में। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, n को हम लोग एक साथ रख लेंगे। देखो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये mg इज इक्वल टू, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, तो मैं mg को एक साथ और n को एक साथ करना चाह रहा हूँ। mg इज इक्वल टू ये वाला उधर लेके जाएं, तो n cos थीटा माइनस म्यू एस n इंटू साइन थीटा। बोलो ठीक है, ये इधर चला गया, n cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, n cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज mg, तो लिख दिया। अब यहाँ पे हो गया ये mg इज इक्वल टू n कॉमन ले लेंगे क्योंकि उधर भी n कॉमन ले लिया था, तो इधर cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, बस ये दूसरा इक्वेशन बन गया अपने पास। बड़ा डेरिवेशन था, लंबा डेरिवेशन था, 2 इक्वेशन लिखना होता है, समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, समझ गए तो लिखना आसान है। तो ठीक है भाई, ये दोनों मिल गए। अब करेंगे क्या, हमें n नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए v मैक्स, तो क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, जब भी तुम्हें आना डिराइव करना होगा तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m v मैक्स स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई mg। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से कर दिया और n कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, तो इसको लिखेंगे म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, वो लिखेंगे तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, जो है बस वैसे ही लिख देना है बस। तो अब इससे देखो क्या कैंसिल हुआ, m कैंसिल हो गया और यहाँ से मिल गया हमें v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू rg, जो है वो rg इधर लेके आ गए और ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ना भाई, जब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ला रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे ताकि याद करना भी आसान रहे। तो ये rg तो इधर आ गया, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू rg, और ये वाला तो इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा म्यू एस cos थीटा से डिवाइड किए 1 और cos थीटा डिवाइड किए तो tan थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइड किए 1 और cos थीटा से डिवाइड किए तो tan थीटा। ये मिल गया तुम्हारा v मैक्स स्क्वायर, तो v मैक्स का वैल्यू मिल गया, v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये rg और म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो इस तरह से आप बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम सेफ लिमिट निकाल लिया। इससे ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे तो रिक्वायरमेंट तुम्हारा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो तुम्हें ये दोनों मिल के भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये मिल गया तुम्हारा मैक्सिमम सेफ लिमिट का एक्सप्रेशन। बोलो ठीक है भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और डिवाइड कर दिए तो ये हमें मिल गया। मेन जानना था कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे लिखें, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखने में बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले सेंटर की तरफ मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स देख लो कितना है, उसको mv मैक्स स्क्वायर बाई r लिख दो, क्योंकि यही v मैक्स स्क्वायर बाई r जब हमारा मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाए तभी हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड है। तो एक ये लिख लिया, n एक तरफ रखो
और एक वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है इसलिए उसके लिए लिख दिया, n एक तरफ रखो, रेशियो ले लेंगे, काम हो जाएगा ख़त्म, वी मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। लास्ट में इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ताकि tan थीटा आए, बाकी सब तो ये मिल गया तुम्हें। ठीक है, ये आएगा अगर स्कूल में डेरिवेशन के लिए तो 3 मार्क्स हैं। डेरिवेशन आएगा कि नहीं तुम लोग के एग्जाम में? आ सकता है, आता है? कुछ कुछ स्कूल में बोल रहे हैं कि आएगा, कुछ स्कूल में बोल रहे हैं नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, जो भी, तो फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, फॉर्मूला आप याद रखो। अच्छा, इसमें एक और क्लू पॉइंट है, और चक्कर यह है कि स्कूल में जो कराते हैं कुछ लोग तो ये वाला सेफ लिमिट कराएंगे, कुछ लोग एक और चीज़ होता है ऑप्टिमम स्पीड, एक और होता है ऑप्टिमम स्पीड, कुछ लोग ऑप्टिमम स्पीड करा देंगे, उसी को सेफ लिमिट बोल देंगे। तो दोनों चीज़ अलग अलग है, ऑप्टिमम स्पीड अलग होता है, मैक्सिमम स्पीड अलग होता है। मैक्सिमम स्पीड जो अभी निकाला, मैक्सिमम कितना है जो सेफ टर्निंग ले सके, मैक्सिमम स्पीड वो निकाला। मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स जब हमें mv²/r रहे, रिक्वायरमेंट जब मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स, वो मैक्सिमम सेफ लिमिट है, इससे ज़्यादा करोगे तो सेफ नहीं रहेगा। अब मैं बात करूँगा ऑप्टिमम स्पीड की। तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है उसको ध्यान से समझने हैं। देखो, ये सारा चीज़ आप समझ गए। कई बार पूछा जाता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, तो भाई मैक्सिमम जब स्पीड बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन ये है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, स्क्रीनशॉट लिए होगे चाहे नोट किया होगा। इसको देखते हुए, आप इस डायग्राम को देखते हुए, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ आपके साथ मिलके, और आप बस बताते रहना। ये है हमारा स्पीड जिस पे टर्न लेना चाह रहे हैं, ये है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होगा m speed²/r। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा n sin थीटा जो कि फ्री में मिलता है। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन या रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। मान लो रिजल्ट क्या हुआ, ये फ्रिक्शन मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं बना रहा हूँ एक टेबल, आप हेल्प करते चलना बस। हम लोगों ने मान लो 0 पे टर्न लेना चाहा। अब क्या 0 पे टर्न लोगे भाई? 0 पे टर्न लेने का मतलब क्या हुआ? जा तो रहे थे बैंक रोड पे, टर्निंग पे गए, पंक्चर हो गया, तो क्या करोगे? 0 स्पीड हो गया। अब जब 0 स्पीड हो गया तो तुम्हारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स 0 है कि नहीं? mv²/r होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, तो 0 है। लेकिन n sin थीटा तुम्हारा इस इंक्लाइन पे आया तो n तो लगेगा और n sin थीटा भी मिलेगा। n sin थीटा फ्री का तुम्हें मिल रहा है मान लो 9 न्यूटन, तो वो तो भाई मिलेगा, तुम चाहे 0 स्पीड पे रहो चाहे 100 की स्पीड पे रहो, n sin थीटा तो फ्री में मिलेगा। मान लो उस व्हीकल को मिल गया 9 न्यूटन, तो भैया फ्रिक्शन कितना? तो इस फ्रिक्शन का ध्यान से समझना है, इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट, मतलब फ्रिक्शन तो देखो, फ्रिक्शन तो चाहे ऐसे लगेगा चाहे ऐसे लगेगा, अप द इंक्लाइन चाहे डाउन द इंक्लाइन, यही लगेगा। अलोंग द सरफेस लगता है भाई, तो ऐसे है इंक्लाइन, तो अलोंग द सरफेस चाहे ऐसे लगेगा चाहे ऐसे लगेगा। तुम्हारा सेंटर इधर है, n sin थीटा तो इधर मिला है, सर्कुलर पाथ इधर फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको सेंटर की तरफ चाहिए। n sin थीटा फ्री में मिला हुआ है, 9 न्यूटन फ्री में मिला हुआ है, लेकिन हमें चाहिए 0। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन अब किधर लगेगा? तो इधर लगेगा फ्रिक्शन, और इसका कंपोनेंट इधर होगा, वो होगा 9 न्यूटन, ताकि ये 9 न्यूटन और ये 9 न्यूटन कैंसिल रहे, तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे लार्ज होगा। फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो होगा 9 न्यूटन अवे, मतलब -9 बोल दें। सेंटर की तरफ कितना? -9। सेंटर की तरफ ये कितना मिला? 9, और ये कितना मिला? -9। ये 9 मिला सेंटर की तरफ, ये -9, तब जाके इसको, और ये क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ भाई? तो ये सेफ रहा, कोई स्किडिंग नहीं हुआ, सेफ रहा। 9 न्यूटन चाहिए था, 0 चाहिए था, 9 फ्री में मिल रहा है, तो इसलिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन को इतना लगना पड़ेगा कि इधर वाला कंपोनेंट 9 न्यूटन रहे। ये बात समझ में आया सबको?
देखो सारे लोग समझो, इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कल जिधर चाहिए, n लगा ऐसे, उसका n साइन थीटा तो तुम्हें फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल n साइन थीटा तो तुम्हें फ्री में मिलेगा टुवर्ड्स सेंटर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो भाई तुम्हारा टुवर्ड्स सेंटर मिलेगा n साइन थीटा, लेकिन फ्रिक्शन जो मिलेगा चाहे ऐसे लगेगा चाहे ऐसे लगेगा। अब देखो फ्रिक्शन चाहे हमारा ऐसे लगेगा चाहे ऐसे लगेगा, यही दो ऑप्शन है फ्रिक्शन के, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग जाकर के टर्न पे रुक गए, पंक्चर हो गया, तो भाई पंक्चर भी हो गया तब भी तो ये n लगेगा ही ना, ये n तो लगेगा, और n का इधर n साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा, ये मिलेगा ही, लेकिन हम लोग टर्न ले नहीं रहे हैं, तो mv²/r जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो जीरो है। जो टेबल बना रहे थे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारा जीरो है, क्योंकि जीरो के स्पीड पर टर्न लेना चाह रहे हो तो जीरो है रिक्वायरमेंट। तो ये जीरो है तो भैया जीरो ही चाहिए सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ n साइन थीटा फ्री में मिल गया है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो मैं बता रहा हूं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, सच दैट कि इसका इधर वाला ये जो फ्रिक्शन है इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 9, और इस 9 को ये कैंसिल करेगा, तो हमें सेंटर की तरफ जीरो मिला, जीरो मिल जाएगा। पहले मैं टेबल भर लेता हूं, उसके बाद तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मैंने 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखा, तो डाउट को 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए होल्ड कर लो, मेरे हिसाब से वो डाउट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। 4 मिनट के बाद मैं फिर तुमसे पूछूंगा कि डाउट क्या है, ठीक है। 10 किलो में पहले जीरो के स्पीड पे टर्न लिया, जीरो चाहिए था, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो, n साइन थीटा फ्री में मिला, n साइन थीटा फ्री में मिला, और फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे कंडीशन में, और इधर लगेगा इसका 9 न्यूटन, फ्रिक्शन का जो इधर इफेक्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन का कॉस थीटा वो हो जाएगा 9, ताकि 9 और 9 कैंसिल कर दे। 10 के स्पीड पे टर्न ले रहे हैं, सुनते जाओ, 10 के स्पीड पे टर्न ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट है हमारा मान लो 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का रिक्वायरमेंट है। भैया 9 न्यूटन तो फ्री में मिल रहा है तुम्हें चाहिए 4 ही, तो फिर इस कंडीशन में फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसका कंपोनेंट इधर 5 होगा, ताकि 9 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए, तुम्हें 4 जो चाहिए वो मिल जाए। तो ये हो गया कि 9 में से 5, माइनस मतलब अवे फ्रॉम सेंटर इधर मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब टूवर्ड सेंटर, और ये रहा सेफ टर्निंग। अब हम लोग टर्निंग स्पीड बढ़ा दिए 30 किलोमीटर पर आवर, अब रिक्वायरमेंट हो गया 8 न्यूटन, मान लो बढ़ गया, और रिक्वायरमेंट mv²/r भी बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया 8 न्यूटन, लेकिन ये n साइन थीटा तो भाई 9 ही देगा। अब फ्रिक्शन तुम्हारा ये हो जाएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट 1 न्यूटन हो जाएगा, और इस तरह से तुम्हें 9 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, 9 - 1 8 न्यूटन मिल जाएगा, और तुम्हारा टर्निंग सेफ रहेगा। अब तुमने कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर, अब तुम्हें चाहिए 9 न्यूटन, तुम्हें फ्री में मिल रहा है 9 न्यूटन, n साइन थीटा दे रहा है, तो ये अपना फ्रिक्शन वैल्यू जीरो कर देगा, फ्रिक्शन अपना वैल्यू जीरो कर लेगा, और ये सेफ टर्निंग तुम्हें मिल जाएगा। अब तुमने स्पीड और बढ़ा दिया भाई 60 किलोमीटर पर आवर से, अब टर्निंग लेना चाह रहे हो, 9 न्यूटन तुम्हें फ्री में मिला, अच्छा 9 ये वाला नहीं लिखेंगे, रिक्वायरमेंट कितना पहले तो वो लिखना होता है, तो 60 पे मान लो रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 11 न्यूटन, ठीक है भाई। 11 न्यूटन में 9 न्यूटन तो हमें फ्री में मिला हुआ है, n साइन थीटा का 9 मिला हुआ, अब 2 चाहिए, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा सच डैट कि इसका इधर वाला कंपोनेंट 2 रहे, तो टूवर्ड सेंटर इसने दिया 2, ये भी टूवर्ड सेंटर है, और ये भी टूवर्ड सेंटर है, ध्यान देना, और ये सेफ रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो तुम्हें फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम वैल्यू होगा, मान लो मैक्सिमम वैल्यू है 20, एफएस मैक्स मान लो मैक्सिमम है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं 20 है मैक्सिमम, लेकिन इसका जब कंपोनेंट है इधर वो है मान लो 14 है मैक्सिमम, फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट फ्रिक्शन 20 है, लेकिन इस डायरेक्शन में है ना, इधर कितना है सेंटर की तरफ, तो वो 14 है, तो 14 मैक्सिमम मिल सकता है, ये एक इंफॉर्मेशन के लिए भी रखे रहो। तो 11 न्यूटन की ज़रूरत थी, 9 न्यूटन फ्री में मिला, और फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन इधर किया और उसको
2 न्यूटन प्रोवाइड किया और इस तरह से ये सेफ टर्निंग हो गया। अब हम लोगों ने 80 किलोमीटर पर आवर से तुमने टर्न लिया, तो इसके लिए तुम्हें ज़रूरत है 14 न्यूटन की। ठीक है भाई, 14 न्यूटन की ज़रूरत है, 9 तो फ्री में मिलता है। अच्छा, 9 फ्री में मिलता है, तो अब कितना चाहिए और एक्स्ट्रा? तो 9 और 5 और चाहिए, तो तुम्हें 5 ये देगा टूवर्ड्स सेंटर, पॉजिटिव 5 मतलब टूवर्ड्स सेंटर देगा। मतलब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा कि इसका इधर का कंपोनेंट 5 हो जाए। 9 पहले से मिला है, 9 और 5 14 मिल जाएगा इसको, और ये सेफ रहेगा टर्निंग। अब मान लो तुमने 100 किलोमीटर पर आवर से टर्न लिया, अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट है 19। ठीक है भाई, 9 तो ये फ्री में मिलता है और तुम्हें 10 और चाहिए, 10 दे देगा ये, फ्रिक्शन का ये होगा और 10 इधर मिल जाएगा। इस तरह से ये भी सेफ टर्न। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम मान लो एफ एस मैक्स जो हमारा म्यू एस इंटू एन है वो हमारा मैक्सिमम 20 है, और जिसका कंपोनेंट इधर लेते हैं तो वो है मैक्सिमम 14। मीन्स फ्रिक्शन तुम्हें मैक्सिमम 14 दे सकता है टूवर्ड सेंटर। तो अब स्पीड बढ़ाया, 120 पे टर्न ले रहे हैं, तो अब मान लो हमारा ये हो गया, ये और ज़्यादा ज़रूरत हो गया, मान लो 23 न्यूटन का रिक्वायरमेंट। 9 तो ये दे दिया, और कितना चाहिए? 14 न्यूटन चाहिए। 9 और 14 और चाहिए, तो 14 तक दे सकता है ये, फ्रिक्शन अपना 20 करके ये 14 दे देगा। तो ये 14 प्रोवाइड किया। सेफ क्या? ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग आ गया ये तो मैक्सिमम वैल्यू यूज़ हो रहा है, तो ये सेफ बाउंड्री कंडीशन वाला सेफ है। ये तो सेफ था, लेकिन ये वर्ज ऑफ स्किडिंग हो गया। अब तुम 121 भी कर दिए तो रिक्वायरमेंट तुम्हारा 23.2 न्यूटन है, 9 फ्री में मिलेगा, और ये 14.2 तो नहीं दे सकता, 14.2 ये नहीं देगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्किडिंग हो जाएगा, स्किडिंग हो जाएगा। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग था ये, और यहाँ पे एग्जैक्टली स्किडिंग हो जाएगा। मीन्स मैक्सिमम सेफ लिमिट तुम्हारा ये है, जो अभी एक्सप्रेशन निकाला वो ये है, मैक्सिमम सेफ लिमिट वो ये है। इससे ज़्यादा करोगे स्किडिंग हो जाएगा। फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड, ये जो फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, वो अपना वैल्यू और डायरेक्शन दोनों एडजस्ट करता है। अब देखो ध्यान से, सारे लोग सुन लेंगे, बस लास्ट 2 सेंटेंस, उससे आप उसके बाद मैं आपका डाउट पूछूंगा। जिस स्पीड पे, ये स्पीड है, जिस स्पीड ऑफ टर्निंग पे n sin थीटा उतना ही हो जितना रिक्वायरमेंट होता है, तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखता है, और इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड वो स्पीड ऑफ टर्निंग है जिस टर्निंग स्पीड पे फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना n sin थीटा है ना, वही इसको इस स्पीड पे सेंटीमीटर प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट है। उतना ही स्पीड पे टर्न ले रहे हैं जितना हमें n sin थीटा फ्री में देता है, उतना ही रिक्वायरमेंट बनाया है। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। और फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखने का मतलब कोई स्लिपिंग टेंडेंसी ही नहीं है। कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है तो टायर को घिसने का टेंडेंसी भी नहीं आता। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ टायर। टायर बड़े रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, सबसे ज़्यादा रिलैक्स कंडीशन में, क्योंकि कोई स्किडिंग टेंडेंसी नहीं है, ना फ्रंट में ना बैक में। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। जिस स्पीड ऑफ टर्निंग पे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट 0 हो, फ्रिक्शन अगर है तो वो 0 रखेगा अपना वैल्यू। मतलब रफ सरफेस है तो 0 रखेगा, स्मूथ सरफेस हो तब भी इस स्पीड पे टर्निंग ले लेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ बैंक्ड रोड है, तो कौन से स्पीड पे टर्न लें? क्या पॉसिबल है टर्निंग लेना? तो हाँ पॉसिबल है। अगर स्मूथ है तो उस कंडीशन में आप ऑप्टिमम स्पीड पे टर्निंग लो, तुम्हारे फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी, स्किडिंग नहीं होगा, चला जाएगा। n sin थीटा अकेले प्रोवाइड करेगा तुम्हें रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, और तुम सेफ टर्निंग कर लोगे। अगर ऑप्टिमम स्पीड से कम है स्पीड ऑफ टर्निंग, तो उस कंडीशन में जब कम है स्पीड ऑफ टर्निंग, मतलब अब जितना मिल सकता है उससे कम ही चाहिए, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा और उसका कंपोनेंट इधर n sin थीटा में से सब्ट्रैक्ट होके जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करेगा। अगर 4 न्यूटन चाहिए, 9 हो रहा है, तो ये अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा और इस तरह से एडजस्ट करेगा और तुम्हें सेफ टर्निंग देगा। अगर तुम ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे टर्न ले रहे हो तो तुम्हें n sin थीटा से ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, ज़्यादा चाहिए फोर्स सेंटीपिटल। उस कंडीशन में फ्रिक्शन
डाउन द इंक्लाइन लगेगा उसका कंपोनेंट तुम्हें रिक्वायरमेंट पूरा करता रहेगा और सेफ लिमिट, सेफ टर्निंग तुम्हें प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन अगर स्पीड आप ऑप्टिमम से ज़्यादा रखते हो और उसमें भी सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर देते हो कि अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो मैक्सिमम मिल रहा है वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा तुम्हारा रिक्वायरमेंट बन जाए। 23 तक तो ठीक है भाई, 9 और 14 मिल गया। 14 ये क्या है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू का सेंटर की तरफ का कंपोनेंट है। इससे भी ज़्यादा कर दिए तो तुम्हें फ्रिक्शन नहीं बचा सकता। फ्रिक्शन अपना वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, ऑप्टिमम स्पीड से कम स्पीड पे टर्न लोगे अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा, ऑप्टिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे तो डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा, सच दैट हमेशा आपको सेंट्रिपेटल जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता रहे। ये फ्रिक्शन का पर्पस होता है। ऑप्टिमम स्पीड हुआ ये जिस स्पीड पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। n sin थीटा अलोन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स। और ये मैक्सिमम स्पीड ये है जिस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग करके जो हमें फ्रिक्शन कंपोनेंट इधर 14 दे दिया और प्लस n sin थीटा मिल करके जो किया, तो यही तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि n sin थीटा और ये देखो m v max स्क्वायर क्या था भाई, तो म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा और प्लस n sin थीटा दोनों मिल के जो प्रोवाइड किया वही है मैक्सिमम सेफ स्पीड। ये अब बोलो डाउट क्या था? अब बोलो भाई डाउट क्या था? हो गया सर, क्लियर हो गया ना, इसलिए बोला था पेशेंस थोड़ा रखोगे तो हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट निकला हो तो बता दे भाई। किसी को कोई डाउट, टेबल को समझना ज़रूरी है। टेबल से हमने ऑप्टिमम स्पीड समझाया, अब इस ऑप्टिमम स्पीड का वैल्यू कितना होगा, 40 होगा कि 50 होगा कि 60 होगा, उसका एक्सप्रेशन भी निकालने को आता है। वो 2 सेंटेंस का डेरिवेशन है, वो तो अभी तुरंत निकल जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग अब ऑप्टिमम स्पीड में दिखा देता हूँ। देखो ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा, इसको मैं साइड कर रहा हूँ। ये इस पे व्हीकल है, नॉर्मल लगा, n sin थीटा है, n sin थीटा ही इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स दे रहा है। फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 किया हुआ है, तो 0 किया हुआ है तो इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। रफ होगा तो अपने आप ही वैल्यू एडजस्ट करके 0 रखेगा, क्योंकि ये भाई सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। जब n sin थीटा हमें जितना है उतना ही स्पीड पे टर्न ले रहे हैं तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू 0 रखेगा। अभी हम लोग ने देखा था। तो इफ वी सी इज ऑप्टिमम स्पीड, ध्यान देना ऑप्टिमम स्पीड ऑफ टर्निंग, तो वी सी क्यों लिखा हमने? ऑप्टिमम स्पीड का दूसरा नाम है करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। दूसरा नाम है करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। ऑप्टिमम स्पीड या करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग वो स्पीड जिस पे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट 0 हो जाए। तो करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट रहेगा 0। अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, तो n sin थीटा मीन्स हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स जो mvc²/r है। करेक्ट स्पीड पे जब टर्निंग ले रहे हैं, जब हम लोग यहाँ 40 km/h पे टर्निंग ले रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट हुआ। ये अकेले n sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है और फ्रिक्शन ये 0 है, फ्रिक्शन 0 है। तो n sin थीटा ही हो गया जो हमारा ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई। और इधर जो लग रहा था किधर, वर्टिकल में था ये n cos थीटा और इधर था mg और इधर वाला कंपोनेंट था n cos थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा एंगल था। तो मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि n cos थीटा ही अपना क्या है, mg है।
क्योंकि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, जैसे इसमें आया था फ्रिक्शन का इधर। फ्रिक्शन जब इधर लगेगा तो इसका कंपोनेंट भी आएगा, लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि हमने उतनी ही स्पीड पे टर्न ले रहे हैं जिससे कि एन साइन थीटा हमारा प्रोवाइड करते हैं रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू जीरो रखा है, जीरो रखा है, तो उस कंडीशन में mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इसलिए डिवाइड करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा, vc स्क्वायर अपॉन rg, और इससे मिल जाएगा vc इज इक्वल टू rg tan थीटा अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड या करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। दो सेंटेंस का डेरिवेशन था। एन साइन थीटा अकेले प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है भाई, और ये वाला mg जो कि एन कॉस थीटा काउंटर बैलेंस कर रहा है। रेशियो लिया हमने कैसा, तो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा, ये कर रहे हैं। तो tan थीटा मिल गया vc स्क्वायर अपॉन rg, vc में मिल गया करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, ये है। ये समझ गए भाई ऑप्टिमम स्पीड, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड और करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। डेरिवेशन बताना एक बार। कौन सा ऑप्टिमम स्पीड वाला? हाँ जी। ऑप्टिमम स्पीड का मीनिंग आप क्लियर कर चुके हो कि ऑप्टिमम स्पीड वो होता है जिस स्पीड पे रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन साइन थीटा अलोन, क्योंकि ये तो फिक्स देगा। अब तुम्हारा रिक्वायरमेंट ही इतना बना कि 90 न्यूटन तुम्हें चाहिए, तो ये तो भाई दे ही रहा है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट कम हो ज़्यादा हो, एन साइन थीटा तो उतना ही देगा। फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट करता है, डायरेक्शन एडजस्ट करता है। तो ये इस कंडीशन में फ्रिक्शन जीरो है और तुम्हारा एन साइन थीटा ही एम बी स्क्वायर बाई आर है, तो मैंने लिख दिया कि एन साइन थीटा इज एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और v को बोला करेक्ट स्पीड, क्योंकि करेक्ट स्पीड पे ही एन साइन थीटा अकेले प्रोवाइड कर रहा है। तो एक इक्वेशन ये समझ गए। दूसरा वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, इसलिए mg इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ये लिखेंगे। और रेशियो लिया एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, और इससे मिल गया हमें vc। बोलो ठीक है? अब बोलो भाई कि डाउट है? ठीक है सर, आ गया। हाँ, तो करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग ये हो गया। अब देखो, जब सिविल इंजीनियर्स जब बनाते हैं फ्लाईओवर तो कितने एंगल से बैंक करना है उस बात पे ध्यान देते हैं कि इस फ्लाईओवर पे एवरेजली कितने स्पीड से व्हीकल्स आएंगे। अब इस फ्लाईओवर यहाँ पे बनने से पहले ब्रेकर था या स्कूल था, तो ऑलरेडी स्पीड जो है व्हीकल का कम होगा, तो यहाँ पे बैंकिंग हमें कम की रिक्वायरमेंट है या नहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन इसके पहले 100 किलोमीटर तक कोई ब्रेक था ही नहीं, कोई ब्रेकर नहीं था, बिल्कुल फ्री था हाईवे की तरह। तो एक्सपेक्टेड स्पीड है कि 100 से आएंगे व्हीकल, तो आपका करेक्ट स्पीड यहाँ 100 के हिसाब से आप निकालेंगे। एंगल ऑफ बैंकिंग 100 का वैल्यू रखेंगे और r रखेंगे जितने रेडियस का तुम बनाना चाहते हो, g रखोगे, इससे आएगा तुम्हारा थीटा का वैल्यू। इतने ही एंगल से बैंकिंग किया जाता है। मीन्स करेक्ट स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड ही वो रेफरेंस स्पीड होता है जिसके हिसाब से हम लोग बैंकिंग करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड 100 है, तो इसका मतलब कि 100 पे एवरेजली आएंगे, तो करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग हम लोगों का 100 समझ करके और रेडियस जो भी है हमारा रख करके और तब निकालेंगे। मान लो आया 14 डिग्री, तो 14 डिग्री पे बैंक कर दो भाई, ताकि जो 100 पे आए वो बिना फ्रिक्शन यूज़ किए ही निकल जाए। जो करेक्ट स्पीड ऑप्टिमम स्पीड पे आएगा वो बिना फ्रिक्शन यूज़ किए निकल जाएगा। जो 100 से कम पे आएगा वो फ्रिक्शन यूज़ करेगा और उसमें फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। जो 100 से ज़्यादा स्पीड पे आएगा उसको ज़्यादा ज़रूरत होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, कम वाला में भी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा वाला में भी प्रोवाइड करेगा। तो बैंकिंग करते हैं इसके लिए कि कम है तब भी फ्रिक्शन काम करेगा, ज़्यादा है तब भी फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर लेगा अपना वैल्यू। कोई कम से टर्न लेगा तो कर ले भाई, कोई ज़्यादा से टर्न लेगा वो कर ले भाई। दोनों कंडीशन में ये अपना एडजस्ट करता रहेगा, प्लस माइनस करता रहेगा, कभी अप द इंक्लाइन कभी डाउन द इंक्लाइन। कब अप द इंक्लाइन? जब स्पीड कम होगा ऑप्टिमम स्पीड से, तब ज़्यादा स्पीड होगा तो डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगेगा। इस तरह से काम होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर टेस्ट करना होता है कि स्पीड अगर 0 हो जाए तो ऐसा ना हो
कि ये नए एन साइन थीटा इधर मिल रहा है, इधर फ्रिक्शन जो है वो रोक ना पाए और स्किडिंग होने लग जाए। इतना ज़्यादा आप सोचेंगे कि अच्छा ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा सेफ लिमिट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एंगल पे बैंक कर दो कि एन साइन थीटा और मिल जाए, 60 डिग्री पे बैंक कर दो। तो भैया 60 डिग्री पे बैंक करोगे तो उस कंडीशन में तुम्हें पंक्चर अगर हो गया तो ये स्लिप करने लग जाएगा। तो ये भी ध्यान देना होता है, इसलिए जनरली 10 से 15 डिग्री का एंगल ऑफ बैंकिंग होता है और करेक्ट स्पीड ही वो रेफरेंस स्पीड होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हमने, बाकी आपको आएगा ऑप्टिमम स्पीड या करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग निकालना। बोलो ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, उसको जरा समझ लेते हैं भाई। तो चलो इस पे हम लोग आए, लिखो टॉपिक बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, जल्दी से लिखो। ये क्या होता है भाई? तो ये देखो कोई साइकिलिस्ट है और वो टर्न ले, तो भाई उसको भी तो चाहिए, कोई साइकिलिस्ट अगर टर्न लेगा तो उसको भी सेंट्रीपिटल तो चाहिए, बिना सेंट्रीपिटल का तो काम होता ही नहीं है। तो उसको कैसे मिलेगा? ध्यान देना, यहाँ कोई बैंकिंग नहीं किया हुआ है, कैसे मिलेगा? तो भैया फ्रिक्शन ही देगा, ठीक है, वो तो फ्रिक्शन देगा, लेकिन इसको बेंड करना पड़ेगा। ध्यान देना, कोई साइकिलिस्ट या बाइक वाला या स्कूटी आप चलाते हो, आप स्कूटी चलाते हो तो वर्टिकल रहते हो और चलते चले जाते हो स्ट्रेट में। आप स्ट्रेट में वर्टिकल रहते हुए आप बेंड नहीं कर सकते कि ऐसे हैंडल पकड़ रखा खाली ऐसे कर दें, नहीं, ऐसे करोगे साथ में बेंड भी होगे, इधर भी होगे, इधर टर्न लेना है तो इधर भी होगे, थोड़ा सा स्कूटर को करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो भाई साइकिलिस्ट जो है वो ऐसे ऐसे बेंड करेगा, साइकिलिस्ट इस तरह से बेंड करेगा। ये साइकिलिस्ट है समझो, और ये इसका टायर है, तो इस तरह से टर्न ले रहा है। अब ऐसे कंडीशन में ध्यान देना भाई, ऐसे कंडीशन में इस पे फोर्स, एक वेट का फोर्स लग रहा है। सब लोग ध्यान से देखो, बस 2 मिनट का ये डेरिवेशन है। साइकिलिस्ट जब ऐसे फोर्स लगाता है रोड पे ना, वर्टिकल ऐसे वर्टिकल रह करके, और ये बेंड नहीं कर सकता, ऐसे वर्टिकल, ऐसे साइकिलिस्ट, एक ही व्हील दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे साइकिलिस्ट रह करके स्ट्रेट जा सकता है, बेंड नहीं कर सकता। अगर इसको सर्कुलर टर्न लेने हैं ऐसे तो बेंड करना पड़ेगा, वर्टिकल से सर्टेन एंगल पे इसको बेंडिंग करने पड़ेगी। कितने एंगल पे वही पूछता है। तो टायर जब ऐसे घुमा दें एक्सक्यूज मी, तो ये देखो अगर ऐसे है तो ये फोर्स ऐसे लगाएगा और इसका रिएक्शन फोर्स ऐसे मिलेगा ग्राउंड से, जो इसके वेट को बैलेंस करता है। वैसे ही जब टायर ऐसे तुमने बेंड कर दिया साइकिलिस्ट, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, रोड पे, और रोड इस पे फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये हुआ रोड का फोर्स। अब देखो मैं सिस्टम बना रहा हूं साइकिलिस्ट को, तो साइकिलिस्ट का वेट और ये है रोड का फोर्स। रोड का फोर्स मान लो आर कॉस, आर समझते हो, तो इधर वाला हो गया आर कॉस थीटा और इधर वाला हो गया आर साइन थीटा। सारे लोग ध्यान दें बस 2 मिनट के लिए। ये आर बना, ये जो मैं पिंक से दिखा रहा हूं यही फोर्स है साइकिलिस्ट पे। ये कौन है भाई? तो ये है फोर्स ऑन रोड है ये बाई साइकिलिस्ट। तो ये हमारे पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग साइकिलिस्ट सिस्टम के लिए फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, उसी पे दिखेंगे एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू ma। इसलिए ये जो फोर्स लगा रहा है वो अपने पिक्चर में नहीं आएगा। जो रोड फोर्स लगाएगा इसका रिएक्शन फोर्स वो आएगा। तो ये आया रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा, इसी को आप नॉर्मल बोल दो या आर कॉस थीटा बोलो, रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आर कॉस थीटा, ध्यान देना, आर कॉस थीटा इज बैलेंसिंग साइक्लिस्ट वेट एंड आर साइन थीटा जो है यही है फ्रिक्शन। मैंने बोला कि रिएक्शन फोर्स जो लगता है वो काउंट करना है कि साइक्लिस्ट पे लगने वाला ये रिएक्शन फोर्स है। ये जो लगा रहा है साइक्लिस्ट ग्राउंड पे लगा रहा है, रोड पे लगा रहा है, वो काउंट नहीं करना है हमें। साइक्लिस्ट पे क्या क्या लगा रहा है? साइक्लिस्ट पे रोड लगा रहा है जो आर है रिएक्शन फोर्स, और दूसरा वेट फोर्स। यही 2 लग रहे हैं जो पिंक से दिखा रखे हैं। तो इसका रिएक्शन का जो इधर वाला कंपोनेंट है उसी को आप नॉर्मल बोल सकते हो, और जो इधर वाला कंपोनेंट है वही फ्रिक्शन है। तो नॉर्मल दैट इज आर कॉस थीटा इज बैलेंसिंग वेट एंड आर साइन थीटा जो कि फ्रिक्शन है
वो दे रहा है तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ये 2 मिला और इससे तुम निकाल लोगे कि कितने एंगल पे बैंकिंग किया। तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, mm कैंसिल हो गया, v²/rg ये वही एक्सप्रेशन है जो करेक्ट स्पीड के लिए आया था। मीन्स कितने एंगल पे इसको बेंडिंग करना पड़ेगा, तो v²/rg एंगल बैंकिंग, इसको एंगल पे बेंड करना पड़ेगा साइक्लिस्ट को फ्रॉम वर्टिकल एंगल थ्रू विच साइक्लिस्ट मस्ट बेंड फ्रॉम वर्टिकल। देखा होगा भाई, जब हाई स्पीड पे जब रेस होता है बाइक वाले की, तो देखते हो कि बाइक ऐसे बन जाता है जब टर्न ले रहा होता है और उसका पैर इस तरह से टच करता हुआ होता है, याद है? ESPN पे देखा होगा, बाइक वाला जब टर्न ले रहा होता है तो टच करने वाला होता है जस्ट रोड पे, ऐसा लगता है कि नहीं? तो यही है, बेंड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा स्पीड पे टर्न लोगे उतना ही ज़्यादा एंगल बेंड करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा एंगल थीटा पे बेंड करना पड़ेगा। सो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्यों करता है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो सेंटर की तरफ मिले, इसको मिले बिना, एक सेंटर की तरफ फोर्स मिले बिना तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर ऐसे चलोगे, ऐसे रहोगे, ऐसे साइकिल रखे, तो भैया सेंटर की तरफ देगा कौन फोर्स, इस टर्न कैसे लेगा? ये इधर से इधर टर्न नहीं ले सकता, इधर से इधर टर्न नहीं ले सकता। वर्टिकल रख करके आप स्ट्रेट जा सकते हो, बेंड नहीं कर सकते। बेंडिंग करना है तो आपको टर्न ऐसे बेंड करना पड़ेगा और तभी आप टर्न ले पाओगे। सो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कितने एंगल पे? तो v²/rg। आपको लॉज ऑफ मोशन का जो PDF भेजा है उसमें भी इसके समरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? PDF जो भेजा है उसमें समरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके हो गए होंगे होमवर्क में, और आप कंप्लीट कर लेना वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सर्कुलर मोशन वाले भी। उसके डाउट हमें सेंड कर देना, संडे के क्लास में कवर कर लेंगे हम लोग।